हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे ईमेल पे और फ़ोन कॉल्स पे और स्काइप पे चैट पे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर एक्सचेंज सर्वर की वीडियोस ट्रेनिंग स्टार्ट करें और SCCM की ट्रेनिंग वीडियो स्टार्ट करें आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ MCSE 2012 वीडियोस। यूट्यूब पे डेमो के तौर पे कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की थी जो आप लोगों ने देखी होंगी। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सचेंज सर्वर 2016 की ट्रेनिंग। अभी 2016 न्यू रिलीज़ हुआ है अक्टूबर 2016 में। मार्केट में इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेज़ी से, अपग्रेडेशन बहुत तेज़ी से चल रही है। यहाँ यूज़र्स या कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस मूव कर रही हैं ऑफिस 365 की तरफ, या मूव कर रही है अपने ऑन प्रेमिसेस के एक्सचेंज सर्वर की अपग्रेडेशन की तरफ। ठीक है, तो हम एक्सचेंज सर्वर 2016 की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अभी तक इंटरनेट पे आप जितने ट्यूटोरियल्स देख लें या जितने किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाके इसकी ट्रेनिंग वीडियो, ट्रेनिंग पूरी पूरी की पूरी फिज़िकल क्लासेस इसकी ले लें, तो इसमें एक सबसे बड़ा मेन इशू यह है कि किसी भी टीचर से या किसी भी इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन कोई ट्यूटोरियल देखें आप एक्सचेंज सर्वर से रिलेटेड, वो चाहे किसी भी वर्जन का हो, तो उसमें डमी लैब्स करवाई जाती हैं। डमी लैब से क्या मतलब है? डमी लैब्स का मतलब है कि उनके पास ना लाइव आईपी है, ना लाइव पब्लिक रजिस्टर्ड डोमेन है। तो वो डमी लैब्स करवा रहे हैं। जो लैब तो करवाते हैं वो उसकी टेस्टिंग नहीं कर पाते। टेस्टिंग क्यों नहीं कर पाते? जो एक्सचेंज सर्वर जो उन्होंने डिप्लॉय किया होता है वो लैब की हद तक उसका स्कोप होता है, उसको इंटरनेट पे पब्लिश नहीं किया होता। उनके पास ना पब्लिक आईपी होता है, ना डोमेन उन्होंने रजिस्टर्ड की होती है। दूसरी रीज़न ये है कि अगर वो डमी लैब से निकल के अगर एक्चुअल लैब करवाने पे जाएँ तो उसमें ट्रबल शूटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते। उस पर टाइम बहुत ज़्यादा सम टाइम लग जाता है, और ट्रबल शूटिंग में थोड़ी सी R&D भी सम टाइम करनी पड़ती है, लोग्स फाइल्स और ये वो। और सबसे बड़ी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो इसलिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कोई भी नहीं जाता, लैब की हद तक रहती है। लेकिन मैं एक्सचेंज सर्वर जो आपको स्टार्ट करवाऊंगा उसकी ट्रेनिंग में बेसिकली वो लैब की हद तक नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है, वो बेसिकली एक डिप्लॉयमेंट है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मेरे पास लाइव आईपी पड़ा हुआ है, लाइव डोमेन है, हमारे पास रजिस्टर्ड डोमेन है। जो हम डोमेन रजिस्टर्ड करेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, नेटवर्क स्पोर्ट डॉट ऑनलाइन के नाम से। ठीक है, ये डोमेन है, पब्लिकली रजिस्टर्ड है। हम इस डोमेन के लिए एक्सचेंज सर्वर 2016 इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके लिए पहले एक्टिव डायरेक्टरी का इन्वायरमेंट हम अपने पास पहले रेडी करेंगे। ठीक है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, एक्सचेंज सर्वर जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी के बगैर वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी क्या बेसिकली एक डेटाबेस है। ठीक है, अब एक्सचेंज सर्वर यूज़ करता है एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस। एक्सचेंज सर्वर की सारी कॉन्फ़िगरेशन है, जो यूज़र मैनेजमेंट है एक्सचेंज सर्वर, वो एक्टिव डायरेक्टरी वाली डेटाबेस को लेके यूज़ कर रहा होता है। तो इसके लिए जो भी एक्सचेंज सर्वर की तरफ मूव करना चाहता है या ट्रेनिंग इसकी लेना चाहता है, उसके लिए बेहतर ये है कि पहले वो अपने एक्टिव डायरेक्टरी के कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि इसमें DNS का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। एक्सचेंज सर्वर के अंदर अगर आपके DNS के कॉन्सेप्ट वीक हैं तो पहले उसको बेहतर करें DNS के कॉन्सेप्ट को। लेकिन ट्रेनिंग सेशन के स्टार्ट में ही मैंने एक्टिव डायरेक्टरी की जो बेसिक्स हैं या DNS की जो बेसिक्स हैं, लाइक MX रिकॉर्ड का आपको नहीं पता, अगर पता भी है तो आपको ये नहीं पता क्या मल्टीपल MX रिकॉर्ड DNS के अंदर ऐड हो सकते हैं। अगर मल्टीपल ऐड कर दें तो उसका बेनिफिट क्या है, लोड बैलेंसिंग है, फेल ओवर है, वो किस तरह करना है। इसके अलावा आपने माइक्रोसॉफ्ट के DNS सर्वर तक सिर्फ काम किया होगा, तो हम सी पैनल के अंदर भी मैं जाके दिखाऊंगा। जो WHM है या लाइनिफ के सी पैनल है, GoDaddy वगैरह है, जो सी पैनल्स प्रोवाइड करते हैं होस्टिंग के या वेब रजिस्ट्रेशन के, उनके जो DNS की सर्विसेज हैं उनके अंदर DNS के रिकॉर्ड किस तरह ऐड करने हैं। तो DNS के कॉन्सेप्ट भी मैं इसके अंदर काफ़ी हद तक आपके क्लियर कर दूंगा कि क्योंकि उसके बगैर हम चल ही नहीं सकते आगे। एक्सचेंज सर्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, आपको ईमेल राउटिंग समझ ही नहीं लगेगी, हाउ SMTP सर्वर या हाउ ईमेल सर्वर्स वर्क्स। तो
पब्लिक डोमेन को यूज़ करते हुए, पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए हम लाइव इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कल को आप अपनी किसी सीवी के अंदर या कल कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं आपने नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन कंपनी है उसके लिए आपने एक्सचेंज सर्वर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इंस्टॉलेशन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, प्लस माइग्रेशन तक और अपग्रेडेशन तक भी थोड़ा सा जाके हम इसको देखेंगे। और इसके अलावा डिज़ास्टर रिकवरी भी, अगर आपका एक्सचेंज सर्वर डाउन हो जाता है तो उसके लिए बैकअप पे किस तरह एक्सचेंज सर्वर की सर्विसेज या मेल सर्वर की सर्विसेज वर्क करती रहेंगी। तो आप कह सकते हैं आपने प्रैक्टिकली डिप्लॉय करके एक्सचेंज सर्वर किसी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हम इंस्टॉलेशन करेंगे उसकी, उसके बाद फिर पब्लिक डोमेन को रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद ईमेल राउटिंग को इनेबल करेंगे, उसके बाद फिर अपने ईमेल एड्रेसेस या मल्टीपल SMTP डोमेन्स होस्ट करके देखेंगे। एक तो ये है ना, आप एक कंपनी है उसकी एक ही डोमेन है और एक ही डोमेन के लिए आपने एक्सचेंज सर्वर लगाया, लेकिन मैं आपको इस लेवल तक बताऊंगा कि आप अपना एक्सचेंज सर्वर लगा के ईमेल की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। 50 कंपनीज़ हैं या 100 कंपनीज़ हैं, इवन के 1000 में भी कंपनीज़ हैं, तो आप सबकी पब्लिक डोमेन अपने एक्सचेंज सर्वर के अंदर किस तरह रजिस्टर्ड करनी है और एज आ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर वाली कंपनी किस तरह बनानी है। आप ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कंपनी को जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ईमेल होस्टिंग की। एक कंपनी कहती है मुझे 10 ईमेल अकाउंट्स चाहिए, ये मेरी डोमेन है, आप कहते हो अच्छा इतने ईमेल अकाउंट्स चाहिए, पर यूज़र पे इतने डॉलर पे करो तो मैं आपको ईमेल की सर्विसेज पर यूज़र के अगेंस्ट लूँगा, और एक यूज़र का जो मेल बॉक्स का साइज़ होगा वो 5 GB या 10 GB इतने हो गए। अगर कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट करती है भाई मेल बॉक्स का साइज़ 5 GB है फॉर एग्जांपल, इसको 10 GB कर दो, आप कहते हो मुझे इतने डॉलर और पे करो, मैं यूज़र का मेल बॉक्स का साइज़ इतना इंक्रीज़ कर दूँगा। तो इसको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करके देखनी है कि इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली किस तरह यूज़ हो रहा है, ये इसका क्या स्कोप है, इसकी डिज़ास्टर रिकवरी किस तरह करनी है, ईमेल की राउटिंग किस तरह करनी है, इसकी बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन करके देखनी है। तो हमारी जो लैब्स है वो डमी लैब्स नहीं होंगी, हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, फिर उसको आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन टेस्टिंग करके देखेंगे। बाकी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आप एक्सचेंज सर्वर पढ़ते हैं, वो ईमेल जब सेंड करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन सेंड कर रहे होते हैं, अपने ही एक्सचेंज सर्वर जिसे सेंड करते हैं रेसिपिएंट वही होता है, और जिसको सेंड करनी होती है अपने ही एक्सचेंज सर्वर का IP होता है, तो वो इंटरनेट पे ईमेल जाती ही नहीं, लोकल एक्सचेंज सर्वर के ऊपर ही राउट होकर आ रही होती है। जबकि हमारे पास लाइव IP होगा, लाइव डोमेन होगी, मैं अपना एक्सचेंज सर्वर लगा के वहाँ से ईमेल सेंड करूँगा Gmail के ऊपर, याहू के ऊपर, हॉटमेल के ऊपर, फिर वहाँ से जाके मैं रिप्लाई करूँगा अपने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर, तो मेरे एक्सचेंज सर्वर के ऊपर उसकी ईमेल आएगी, आउटलुक के ऊपर या वेब के ऊपर, जो भी क्लाइंट है उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी सारी की सारी लैब्स प्रैक्टिकली ओरिएंटेड होगी, इंडस्ट्री में जिस तरह एक्सचेंज सर्वर इम्प्लीमेंट हुआ होगा। तो उसके लिए मैं ये कोर्स आउटलाइन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिस्कस की है थोड़ा सा, बल्कि इससे ज़्यादा डिटेल में होगी कोर्स आउटलाइन। एक्सचेंज सर्वर क्या है, एक्सचेंज सर्वर के प्रीवियस वर्जन्स क्या हैं, इनमें डिफरेंस किया एक्सचेंज सर्वर 2007, 2010, 2013 और 2016 जो है, और इसके अलावा DNS रोल इन एक्सचेंज सर्वर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। DNS सर्वर का क्या रोल है, ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो एक्सचेंज सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका बेसिकली माइंड प्रिपेयर करूँगा एक्सचेंज सर्वर स्टार्ट करने से पहले। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है SMTP सर्वर किया है, POP3 किया, IMAP किया, आपका MTA किया है, आउटलुक किया है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं ट्रेनिंग के 1-2 सेशन में मैं आपके क्लियर करूंगा। और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का जो लेगेसी SMTP सर्वर है, IIS SMTP सर्वर, अगर आप में से किसी ने MCSE में उम्मीद है पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसको मैं बेसिक कवर करूंगा पहले 2 लेक्चर्स में, ताकि जब हम हाउ ईमेल सर्वर्स वर्क्स एक्सचेंज सर्वर में जाएँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा डिज़ाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज सर्वर के अंदर। डिज़ाइनिंग किया है, इसकी डिज़ाइनिंग से पहले आप क्या प्री रिक्विजिट है, आपने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि इन चीज़ों को देखते हुए हमें एक्सचेंज सर्वर को डिज़ाइन करना है। तो हम इस हद तक नहीं देखेंगे कि एक कंपनी है छोटी सी एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है, सिंगल साइट है, सिंगल साइट के अंदर एक एक्सचेंज सर्वर लगाना है। हम भी दी मल्टीपल साइट्स, एक साइट US में, एक पाकिस्तान में, एक इंडिया में, कंपनी की 3 ब्रांचेज़ हैं, तो तीनों के अंदर अगर डिफरेंट एक एक्सचेंज सर्वर लाहौर में रखना है, एक पाकिस्तान में रखना है
या एक पाकिस्तान के डिफरेंट सिटी में रखने, एक डिफरेंट कंट्री में रखने, मल्टीपल एक्सचेंज सर्वर एक डोमेन के अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट करने हैं वो भी देखेंगे हम, ठीक है। ताकि अगर लाहौर वाली ब्रांच में डिज़ास्टर आ रहा था, पूरी बिल्डिंग क्रैश हो जाती है, तो यूएस वाली ब्रांच में मेरा एक एक्सचेंज सर्वर और वहाँ पे बैकअप के तौर पे पड़ा हो। एटलीस्ट साइट का डिज़ास्टर आता है तो दूसरी साइट पे तो मेरे पास बैकअप पड़ा हो। तो हम मल्टीपल साइट्स पे भी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा लोड बैलेंसिंग भी देखेंगे, एक्सचेंज सर्वर में लोड बैलेंसिंग किस तरह करनी है। इसके ऊपर आपको पता है एंड्रॉयड फ़ोन्स, आईफोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है आजकल, तो उसके ऊपर अपना ईमेल अकाउंट किस तरह कन्फिगर करना है। एक तो ना कंप्यूटर के ऊपर आउटलुक पे कन्फिगर कर लिया हमने, या वेब पे जाके हमने अपनी ईमेल्स देख ली, तो हम एक्सचेंज सर्वर को इस तरह भी कन्फिगर करेंगे कि हम उसको एंड्रॉयड के साथ या आईफोन्स के साथ या विंडोज़ मोबाइल के साथ उसको कन्फिगर कर सकें। इसके अलावा एक कोर्स आउटलाइन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने लिखी हुई है, वो मैं मज़ीद आगे शेयर कर दूंगा। अब आगे आपको पता है कि एक्सचेंज सर्वर की जो ऑन प्रेमिसिस इम्प्लीमेंटेशन है, ऑन प्रेमिसिस समझते हैं, ऑन प्रेमिसिस का मतलब है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास कंपनी ने जो अपने डाटा सेंटर के अंदर जो होस्ट किया हुआ है उसे कहते हैं ऑन प्रेमिसिस। कंपनी ने अपना ईमेल सर्वर लगाया हुआ है। ऑन प्रेमिसिस का मतलब है कंपनी खुद उसको मैनेज कर रही है। और एक्सचेंज ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा आपने, या ऑफिस 365 सर्विसेज भी जिसे कहते हैं। तो ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल सर्विसेज हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं बेसिकली, जो एक्सचेंज सर्वर की हैं। इसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज शामिल है जिसकी डिस्कशन क्लास में करेंगे एक्सचेंज सर्वर के एंड पे। तो ऑफिस 365 मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें एक्सचेंज सर्वर भी है, शेयर पॉइंट सर्वर भी है आपका, CRM भी है, YAML भी है आपका, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा मूव होना शुरू हो गई है ऑफिस 365 के एक्सचेंज सर्वर को। उसमें क्या होता है, आप एक सब्सक्रिप्शन माइक्रोसॉफ्ट से परचेज़ करते हैं अपना एक्सचेंज सर्वर। बेसिकली वहाँ पे आपको फ्रंट पैनल वो प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे जाके आपने मैनेजमेंट करनी होती है एक्सचेंज सर्वर की। तो अब जो कंपनीज हैं वो लोकल एक्सचेंज सर्वर नहीं लगाती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन 7 to 80% रेशियो उसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ऑर्गेनाइजेशन ने मूव करना शुरू कर दिया ऑफिस 365 की तरफ। वो अपने लोकल एक्सचेंज सर्वर को उठा के उसको माइग्रेट कर लेती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की सर्विसेज लेती है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी बेसिकली ऑफिस 365 सर्विसेज में एक्सचेंज सर्वर लगाया हुआ है। तो लोकल डाटाबेस वो उठा के एक्सचेंज ऑनलाइन या ऑफिस 365 के एक्सचेंज सर्वर में रीस्टोर करते हैं। अब ऑफिस 365 के दो डिफरेंट से एग्ज़ाम है, डिफरेंट सर्टिफिकेशन है जो आउट ऑफ स्कोप है एक्सचेंज 2016 की ट्रेनिंग की। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रेमिसिस इम्प्लीमेंटेशन को ख़त्म करके या माइग्रेशन कर रही हैं ऑफिस 365 की तरफ, या जो नई कंपनीज आ रही हैं वो डायरेक्ट परचेज़ कर रही हैं ऑफिस 365 की सर्विसेज। तो मैं इसमें बताऊंगा ऑफिस 365 की सर्विसेज में बेसिकली क्या क्या शामिल है, ऑफिस 365 के ऊपर डिप्लॉयमेंट किस तरह करनी है अपने एक्सचेंज सर्वर की, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करनी है, वहाँ पे डोमेन किस तरह रजिस्टर्ड करनी है आपने पब्लिक जाके। उसके बाद जब आप डोमेन रजिस्टर्ड कर लोगे ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन परचेज़ करने के बाद, ये मैं सारा करके दिखाऊंगा कि ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन किस तरह परचेज़ करनी है, लाइसेंसिंग किया है, लाइसेंसिंग कॉस्ट किया है उसमें। उसके बाद फिर वहाँ पे साइन अप किस तरह करना है, साइन अप के बाद आपने कन्फिग्रेशन किस तरह करनी है, पब्लिक डोमेन को किस तरह रजिस्टर्ड करना है आपने, रजिस्टर्ड करने के बाद आपने प्लस माइग्रेशन किस तरह करनी है। आप ऑफिस 365 की सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर ले तो आपका सारा का सारा डाटाबेस पड़ा हुआ है लोकल ऑन प्रेमिसिस, सारे के सारे यूज़र्स की ईमेल्स। अब ईमेल्स उठा के आपने ऑफिस 365 पे भी तो लेके जानी है। लेके जाने के क्या क्या स्टेप होंगे, किस तरह लेके जाएंगे, माइग्रेशन के क्या स्टेप होंगे, तो मैं ऑफिस 365 को भी काफ़ी हद तक इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप किसी इंडस्ट्री में जाएँ तो अगर कोई ऑफिस 365 की बात करे, डिप्लॉयमेंट की बात करे, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो आपको उसका नाउ हाउ या उसका नॉलेज हो बेहतर। रही इसकी ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन की बात, तो जिसको लोकल या ऑन प्रेमिसिस एक्सचेंज सर्वर 2016 या 2013 की एडमिनिस्ट्रेशन करने आती है वो ऑफिस 365 की एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो ऑफिस 365 का एडमिन पैनल है, जो इंटरफेस ऑफिस 365 में माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, वो सेम का सेम फ्रंट पैनल किस तरह का है एक्सचेंज सर्वर की एडमिनिस्ट्रेशन का जैसे आता है। जिस तरह एक्सचेंज सर्वर 2016 में मैं काम करूँगा जिस इंटरफेस के ऊपर जाके, सेम वैसा का वैसा सेम एज इट इज़ इंटरफेस वहाँ पे आ रहा होगा ऑफिस 365 में, बस थोड़ा सा बीच में फीचर्स का फ़र्क है। या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में सम टाइम अपडेट करता रहता है, कोई नया बटन ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, थोड़ी सी थीम चेंज कर दी बैक पे,
तो इस किस्म की अपग्रेडेशन चलती रहती है, लेकिन 80 to 90% जो इंटरफेस है वो भी सेम है। तो अगर आपको लोकल ऑन प्रेमिसेस और एक्सचेंज 2016 की ट्रेनिंग या 2013 की ट्रेनिंग आप कर लेते हैं तो आप ऑफिस 365 को भी मैनेज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जबकि माइग्रेशन डिप्लॉयमेंट ये एक डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो इसको भी मैं आपको बताऊंगा माइग्रेशन किस तरह करनी है और ऑफिस 365 पे मूव किस तरह करना है हमने। उसके लिए कि ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके एक्टिव डायरेक्टरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, डीएनएस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो यूज़र है या सीसीएन ने आपने की है, एमसीएससी की है, अगर तो आपके डीएनएस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वीक है आपका। जिसके डीएनएस के कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका मतलब उसके पूरे के पूरे नेटवर्क के या सिस्टम साइड के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं। एक बात याद रखिए, आप इस फील्ड में हैं, नेटवर्क की फील्ड में, ठीक है, तो ये ना समझिए फील्ड आसान है, इसमें कंटिन्यूस स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है आपने 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उसके बाद आप आराम से अपनी जॉब पे बैठ के पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, इस फील्ड में कंटिन्यूस स्ट्रगल है। रीज़न क्या है ये कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। एक्सचेंज सर्वर 2010 आया, थोड़े अरसे बाद 2-3 साल बाद 2013 आ गया, 2013 को 2 साल गुजरे तो 2016 आ गया। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, नए फीचर स्टडी नहीं करते कि जो नया सर्वर आया उसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, या आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या चेंज है 2010 से 2013 में मूव किया, तो 2010 में ऐसे क्या ड्रॉबैक थे जो 2013 में जाके ख़त्म किए, 2013 और 2016 के आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो आप इस फील्ड में फाड़िंग हैं। तो इस फील्ड में आप आएँ ये सोच के आपने कंटिन्यू स्ट्रगल करनी है। लेकिन अगर आपको स्ट्रगल करने की, आपको बुक रीडिंग की, आपको इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ने की, आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखने की अगर आदत है तो आप इंजॉय करेंगे इस फील्ड में आके। ऐसा नहीं है ये फील्ड ड्राई है, ये फील्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी नहीं है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस फील्ड में आके। तो आप जितना ज़्यादा स्टडी करते जाएंगे आपको मज़ा आता जाएगा, ठीक है, आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका नॉलेज गेन करते करते आप इस फील्ड में आगे चलते जाएंगे, ठीक है। एक लेवल है, अगर आप मैनेजर बन जाएंगे, फिर आप मैनेजमेंट, आपका 10 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस है, हाँ, तब आप कहें कि जी मैं अब टेक्निकल स्किल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर रहा, आपने अपने नीचे 5, 7, 10 बंदे हायर कर लिए, टेक्निकली आप उनको कहते हो यार ये टेक्नोलॉजी है, तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, आप खुद मैनेजमेंट साइड पे आ रहे हो। लेकिन 8-10 साल इस फील्ड के अंदर कंटिन्यू स्ट्रगल है तो साथ इंटरेस्ट है आपका, तो स्ट्रगल फील नहीं होती कि आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो। आपको जब काम करते हुए इंटरेस्ट है आपका, तो फिर उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इशू होना चाहिए। आप बुक रीड कर रहे हो तो आप इरीटेट हो रहे हो, आपको ट्यूटोरियल देख रहे हो आप इरीटेट हो रहे हो। तो एक बात यहाँ पे और याद रखनी, अगर इस फील्ड में सक्सेस होना है आपने सिस्टम साइड पे या नेटवर्क साइड पे, तो अगर आपने किसी चीज़ को स्टडी करना स्टार्ट किया और आपको समझ नहीं लगी तो आपने छोड़ना नहीं उसको। आप इंटरनेट पे एक आर्टिकल देखो, एक अच्छा नहीं लगा, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, तो हो सकता है आप 10 आर्टिकल की एक लाइन भी रीड करो तो आपको वो जो कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं लग रही वो थोड़ा थोड़ा आपको समझ लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा जगह समझ नहीं लगी, यार ये कंसेप्ट समझ नहीं लग रही, 10 ब्लॉग हैं, 15 ब्लॉग है, आप डिफरेंट यूआरएल खोल के ट्यूटोरियल देख के डिफरेंट जगह से डाटा मटेरियल एक्सेस करने की या उसको रीड करने की कोशिश करो, उम्मीद है वो आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। इस फील्ड में आना है तो ये माइंड बनाए आपने स्ट्रगल करके आना है। दूसरी चीज़, इस फील्ड में जब आते हैं आपको पता है एक सिस्टम साइड की फील्ड है, एक नेटवर्क साइड की फील्ड है। सिस्टम साइड में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है, लाइनिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, शेयर पॉइंट है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी है, डीएनएस है, टीसीपी/आईपी की बेसिकली कन्फिग्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन है। सिस्को साइड पे आ गया आपका राउटर्स आ गए, स्विचेस आ गए, वीलैन आ गया, बीजीपी आ गया, ओएसपीएफ आ गया, राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह आ गए। तो इसमें बेसिकली सिस्टम साइड है और नेटवर्क साइड है। अब इसी तरह सिस्टम साइड के अंदर 2 तरह के बंदे होते हैं, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक सिस्टम इंजीनियर। नेटवर्क में 2 होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर। तो आपने अगर इस फील्ड में आए एक्सचेंज सर्वर, आप जाहिर सी बात है एमसीएससी आपने पहले की होगी, अगर एमसीएससी की है तो आप एक्सचेंज सर्वर की ट्रेनिंग ऑब्वियसली लेंगे। तो आप इस फील्ड में आए, आपने एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनना। एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली क्या होता है, वो एक चलता हुआ नेटवर्क, एक नेटवर्क ऑलरेडी डिप्लॉय है, वो उसको आके उसकी मैनेजमेंट करेगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उसको ज़ीरो से नेटवर्क लगाने नहीं आता।
कोई कहता है यार एक्टिव एक्टिव इंस्टॉल कर दो, डिफरेंट 2 साइट्स बनानी है, इसकी डिज़ाइनिंग कर दो। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको डिज़ाइनिंग नहीं आती, ज़ीरो से वो नेटवर्क को नहीं चला सकता, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। यूज़र बना दी एक्टिव एक्टिव में, आके DNS में एंट्री कर दी, पिंग करके देख लिया, ट्रेस करके देख लिया, ठीक है, बैकअप को रिस्टोर करके देख लिया, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। जो इंजीनियर है, सिस्टम इंजीनियर जो है वो क्या करता है, बेसिकली उसको डिज़ाइनिंग का फेस सारा का सारा आता है, ठीक है, उसको डिप्लॉयमेंट ज़ीरो से करनी आती है, उसको डिज़ाइनिंग का पता है कि कंपनी की इतनी साइट्स है, कंपनी की ये रिक्वायरमेंट होगी, एक DC यहाँ लगाऊंगा, एक ADC यहाँ पे लगाऊंगा, ग्लोबल कैटलॉग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, VPN की ज़रूरत मुझे है कि नहीं, या कौन सा VPN का प्रोटोकॉल चलाना है, कंपनी की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली। तो ज़ीरो से नेटवर्क डिप्लॉय करना उसको पता होगा। अगर ज़ीरो से नेटवर्क लगाना है, एक DHCP चाहिए होगा, एक DNS चाहिए होगा, जो मैंडेटरी सर्विसेज है TCP/IP, एक नेट वाली डिवाइस चाहिए होगी, एक फायरवॉल चाहिए होगी। तो उसको पता है कि एक ज़ीरो से नेटवर्क लगाना है, तो नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज रिक्वायर्ड है, उन सर्विसेज को ज़ीरो से इंप्लीमेंट मैंने कैसे करना है, इंस्टॉलेशन करनी है, प्लस उनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करनी है। और जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, सॉरी सिस्टम इंजीनियर है, जो नेटवर्क इंजीनियर है, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें भी उसको आती है। तो सिस्टम इंजीनियर क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, डिप्लॉयमेंट भी करता है। तो आपने सिस्टम इंजीनियर बनना है, नॉट ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो अपने माइंड को ब्रॉड करके आपने इस फील्ड में आगे जाना है। बहुत मज़े की फील्ड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है अगर आप इंटरेस्ट इसमें लेंगे। तो एक्सचेंज सर्वर की जो वीडियोज़ हैं, जो मेरे से ट्रेनिंग लेंगे आके, ठीक है, एट द एंड मैं ट्राई करूँगा उनको कि इसमें रिकॉर्डिंग भी हम साथ साथ करते चले जाएं। तो मैं ट्यूटोरियल या जो वीडियो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो मैं वीडियोस एंड एट द एंड ऑफ लेक्चर्स या एट द एंड ऑफ क्लास MCSE वो सॉरी शेयर पॉइंट की एक्सचेंज सर्वर की मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद शेयर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, FCCM को स्टार्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक्सचेंज सर्वर की रिक्वेस्ट मेरे पास ज़्यादा थी, तो इसी की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करेंगे। तो ये एक चीज़, ये अभी तक मैंने जितने ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हैं वो डेमो के तौर पे थे यूट्यूब पे, ठीक है। तो एक्सचेंज सर्वर की जो ये अभी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा बाद में, ये जो ट्रेनिंग सेक्शन है ये पेड है, ठीक है। उसके लिए ये है कि मुझे भी कंटिन्यू स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, मेरे पास हार्डवेयर के मेरे रिसोर्सेज लगते हैं, पब्लिक IP है, पब्लिक डोमेन है, उसके लिए मैंने पे करना है, ठीक है। मेरे हार्डवेयर जो मेरा यूज़ हो रहा है UPS का इशू है, तो उसके लिए ये है कि मैं भी थोड़ा हार्डवर्क करता हूँ, ठीक, उसके लिए मुझे भी पे होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में अगर दे दूँ तो ये मेरे लिए भी बेहतर नहीं है, ठीक है। तो हमने भी थोड़ा सा अर्न करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, इस वजह से एक्सचेंज सर्वर स्टार्ट करो। मैं एक कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, ठीक है। मैं MCSE कंटिन्यूस करवाता रहूँ ट्रेनिंग सेंटर्स में जाके या ऑनलाइन। मैं बेसिकली मेरा प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशनल ट्रबल शूटिंग करनी, कहीं पे एक्सचेंज सर्वर किसी कंपनी ने डिप्लॉय करवाना है, किसी कंपनी ने अपना नेटवर्क डिज़ाइन करवाना है, इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, किसी कंपनी को बैकअप के सोल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, अमेज़ॉन पे काम करना है, Azure पे काम करना है। तो बेसिकली मैं प्रोफेशनली ही काम कर रहा हूँ। तो लेकिन मैंने टेम्परेरी तौर पे थोड़े से ट्यूटोरियल वगैरह शेयर किए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उन्होंने कहा कि तुम ट्रेनिंग साइट पे भी आओ, क्योंकि यूज़र्स को इससे काफ़ी, ये जो इंटरनेट पे यूज़र्स हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह, उनको काफ़ी नॉलेज तुमसे गेन होगा। तो उसके लिए उसके बाद मैंने स्टार्ट किए ट्रेनिंग सेशन, थोड़े से सिर्फ 2 से 3 बैच MCSE के करवाए हैं। एक्सचेंज सर्वर का अभी तक कोई बैच भी नहीं करवाया। मेरा अभी तक जितना एक्सपीरियंस है 4-5 साल का एक्सचेंज सर्वर के ऊपर प्रैक्टिकली है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जिस बंदे का प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा हो या प्रैक्टिकली उसने काम किया हो, उसके कॉन्सेप्ट आई थिंक बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसने खाली थ्योरी पढ़ के और डमी लैब्स करवाई हों। तो प्रैक्टिकली एक्सचेंज सर्वर को हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं टाइम टू टाइम अपना नॉलेज भी शेयर करता जाऊँगा आपके साथ, अपने डिफरेंट बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, ठीक है, ताकि इंडस्ट्री में आप जाए, आपको इंडस्ट्री में जाके जब टच होगा तो आपको वाकई में पता लगेगा उमर ने वाकई ही वो चीज़ करवाई है जो इंडस्ट्री में जाके हमारे काम आ रही है। आपको इंडस्ट्री में वो चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी, प्रैक्टिकली होती हुई, ठीक है। तो उम्मीद है फिर मिलते हैं एक्सचेंज सर्वर की ट्रेनिंग में। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्लासेस स्टार्ट कब होंगी, तो उसके लिए अभी रमज़ान चल रहे हैं, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है रमज़ान के अंदर। तो उसके रमज़ान के तकरीबन 8 से 10 दिनों के बाद मैं अनाउंस कर दूंगा अपने फेसबुक पेज पे या अपने techlinks.com
साइट के ऊपर जाके, तो एक्सचेंज सर्वर की बेसिकली एग्जैक्ट टाइमिंग्स क्या होंगी इसकी, वीक में मैक्सिमम 4 डेज़ होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं इतना होता, डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन करनी है, डिज़ास्टर रिकवरी और सबसे बढ़ के ट्रबल शूटिंग में हर टाइम R&D पे लगा रहता हूँ। तो उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा 1-1.5 घंटा दिन में निकाल के मैं आपके लिए फ़्री करूँगा सब स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। डेमो क्लास फ्री होगी 1 से 2 क्लास, वो जिसने लेनी हो वो अटेंड कर सकता है। मैं टाइमिंग और डेट इसकी अनाउंस कर दूंगा आफ्टर रमज़ान। रमज़ान के बाद कैलेंडर इधर देख लेते हैं, रमज़ान ख़त्म होंगे हमारे 7 को, और हम ये करेंगे आफ्टर 18 जुलाई को, ठीक है। 18 से 20 जुलाई के दरमियान में अनाउंस कर दूंगा क्लासेस कब स्टार्ट होंगी और इसकी फ़ीस क्या होगी, ठीक है, क्योंकि फ़ीस अभी डिसाइड नहीं की, फ़ीस कम ही होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जो आपका मैं नॉलेज शेयर करूँगा आपका, वो बिलीव भी बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फ़ीस, जितनी फ़ीस आप पे करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है मिलते हैं एक्सचेंज सर्वर 2016 की ट्रेनिंग में। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।